हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 साइकोलॉजी के चैप्टर लर्निंग के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 1 है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अभी के लिए चैप्टर को शुरू करते हैं। बात करते हैं अर्जुन की, जो अभी अभी हॉस्टल में आया है और गलत संगत में पड़ गया है। और इसी गलत संगत का नतीजा ये हुआ कि एक दिन उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स ली। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से उसके ब्रेन की जो फंक्शनिंग थी वो डिस्टर्ब हो गई और ये उसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ एंड बिकॉज ऑफ दैट उसके बिहेवियर में भी चेंजेस आए। तो ऐसे बिहेवियर में चेंजेस जो कि ड्रग्स की वजह से आए हैं, क्या इस चीज़ को हम लर्निंग कह सकते हैं? क्या हम ये कह सकते हैं कि अर्जुन ने कुछ सीखा है? नहीं। अब बात करते हैं मोहित की, जो कि सीख रहा है गिटार बजाना। बीच में जब ये सीख रहा था तब इसको टायर्डनेस फील होती है, फटीग फील होती है और ऐसे में इसका दिमाग चाहता है आराम करना और अपने तकिए पर जाकर लेट जाता है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है। कितना खुश है ना ये। तो ऐसे में क्या हम इस फटीग की वजह से आए हुए बिहेवियरल चेंजेस को लर्निंग बोलेंगे? नहीं। इन चीज़ों को लर्निंग नहीं बोलेंगे तो मैडम क्या होती है लर्निंग? ज़रा ये तो बताएं। लर्निंग होती है जहाँ पर हम बात करते हैं एक्सपीरियंसेस की। ठीक है, लर्निंग मतलब पर्सन के बिहेवियर पोटेंशियल में चेंजेस आना। कैसे चेंजेस? जो कि रिलेटिवली परमानेंट हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसे प्रैक्टिस या एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उसने कुछ एक्सपीरियंस करा है और अब वो उस स्थिति में नहीं है जिसमें वो पहले था। अब वो थोड़ी बेटर स्टेट में है। क्यों? क्योंकि अब उसे वो आता है जो उसे पहले नहीं आता था। तो ऐसे में बिहेवियरल पोटेंशियल उसकी चेंज हुई है और इस चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला रेड कलर का बड़ा वाला सर्कल। तो अब इसमें चेंजेस को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो हम वो कैसे करेंगे? ऐसे। रेड से ब्लू, ब्लू से ग्रीन एंड फाइनली अगेन अनदर कलर लाइट ब्लू। तो ये दिखा रहा है चेंजेस होते हैं। अब ये सर्कल हिला नहीं, तो यानी रिलेटिवली परमानेंट इसकी पोजीशन है। और ये जो छोटे छोटे गोले हैं ये दिखा रहे हैं कि एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस की वजह से ये चेंजेस आए हैं। तो ये है डेफिनेशन लर्निंग की। तो अब हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है लर्निंग और परफॉर्मेंस में। हाँ, बिल्कुल है। जब हम लर्निंग की बात करते हैं तो लर्निंग जो है वो एक इन्फर्ड प्रोसेस है, यानी आप पर्सन की परफॉर्मेंस को देखते हो। परफॉर्मेंस माने जब उसके बिहेवियर में चीज़ दिख रही है कि लर्निंग हुई है। ये इंडिविजुअल जो आपको दिख रही है, ये अगर अपने बिहेवियर्स के थ्रू ये कन्वे कर पाती है कि इसने ड्रामा सीखा है, ये एक पर्टिकुलर तरीके के एक्सप्रेशन बना पाती है, ये अपने हैंड्स की मूवमेंट को एक तरीके से करती है जो एक नॉर्मल बंदा जो है जिसने ड्रामा नहीं सीखा है वो नहीं कर सकता। तो ऐसे में हम इसको उससे डिफरेंट मानेंगे। क्यों? क्योंकि इसने कुछ अलग सीख रखा है और वही चीज़ ये स्टेज पर जाकर दिखा रही है, तो इसके बिहेवियर में वो है। तो इसके बिहेवियर को देखते हुए जब हम ये इन्फर करेंगे, इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि हाँ लर्निंग तो हुई है, पोटेंशियल में चेंज हुआ है। क्यों हुआ है? एक्सपीरियंस की वजह से। और स्टेज पर जाना और उस चीज़ को प्रेजेंट करना जो कि सीखी हुई है वो कहलाएगी परफॉर्मेंस। जबकि लर्निंग जो होगी वो आपको बैकग्राउंड में दिखेगी, जैसे कि यहाँ पर है। तो ये बिहेवियरल पोटेंशियल जिसमें चेंजेस हुए हैं, ये एक्सपीरियंसेस एंड फाइनली दिस गर्ल इज परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, जो कि आपको इमेजिन करनी है कि यहाँ पर है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ फीचर्स की। तो पहला फीचर तो यही हो गया कि परफॉर्मेंस जो है वो डिफरेंट होती है लर्निंग से। लर्निंग एक इन्फर्ड प्रोसेस है। दूसरा कि बिहेवियर पोटेंशियल में चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस? रिलेटिवली परमानेंट। तो यहाँ पर ये जो सर्कल है इसकी पोजीशन परमानेंट मानी जाएगी एंड रिलेटिवली परमानेंट आप इसको बोलोगे, फुली परमानेंट नहीं बोलोगे। एक्सपीरियंसेस का होना रिक्वायरमेंट होती है। नहीं होंगे एक्सपीरियंसेस तो आप कैसे ही नई चीज़ को एक्वायर कर पाओगे। तो एक्सपीरियंसेस हमेशा इन्वॉल्व होते हैं जहाँ भी हम बात करते हैं लर्निंग की। अब बारी आती है हैबिचुएशन की। हैबिचुएशन में हम सिंपली ये बोलते हैं कि अगर कोई स्टिमुलस
आपके संपर्क में आता है या आपकी सराउंडिंग में है और आप कॉन्टिन्यूस बेसिस पर उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो जो आपका इनिशियल रिएक्शन था जब वो स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर 1 उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स की इंटेंसिटी रहेगी, जैसे जैसे वो कॉन्टिन्यूस रहेगा इवेंट, वो इंटेंसिटी वीक होती जाएगी। तो यहाँ पर अगर लाउड म्यूज़िक आपकी मम्मी ने चला दिया भजन सुनने के लिए, तो पहले तो आप बॉदर्ड फील करोगे, इरिटेट हो सकते हो, या आपको अगर पसंद नहीं है तो आप ये कह सकते हो कि क्यों चलाया है, बंद कर दो। लेकिन ये वाला जो रिएक्शन था ना, चेंज था जो बिहेवियर में, वो धीरे धीरे वीक होता जाएगा और ये तब तक रहेगा जब तक वो स्टिमुलस वहाँ पर रहेगा। तो गाने का चलना और गाने का प्रेजेंट रहना थ्रू आउट, ये जो है एक टेम्परेरी फैक्टर रहेगा। तो ऐसे में लर्निंग हम इसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि लर्निंग में हम रिलेटिवली परमानेंट चेंज की बात करते हैं। लर्निंग में हम बात करते हैं सीक्वेंस की। किस चीज़ के सीक्वेंस की? साइकोलॉजिकल इवेंट्स जो हो रहे होते हैं उसमें किस तरीके का सीक्वेंस फॉलो होता है। समझते हैं इसको एक एग्जांपल से। इमेजिन करो कि एक लड़की है जिसका नाम है रिकिता। रिकिता जो है वो एक एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनती है, जिसमें उससे सबसे पहले कराया जाता है एक टेस्ट, ये जानने के लिए कि कितने वर्ड्स रिकिता को पहले से पता है, क्योंकि अब उसे आगे दिए जाने हैं लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो उसको याद करने हैं। ठीक है, सो यहाँ पर एक प्री टेस्ट होता है जहाँ पर उसको ये टेस्ट दिया जाता है कि उसको कितना पता है। वो दे देती है, अच्छा नहीं कर पाती उसमें, ये हम इमेजिन कर लेते हैं। फिर दी जाती है उसे एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स जिसमें कई तरीके के वर्ड्स होते हैं, उसको वो अपनी मेमोरी में रखने हैं। तीसरी स्टेज आती है जहाँ पर उसका ब्रेन जो है वो प्रोसेसिंग करता है। फोर्थ स्टेज तक आते आते हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि लर्निंग हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर ये बिहेवियरल पोटेंशियल में चेंजेस दिखा रहा है सर्कल। ठीक है, सो यहाँ पहली स्टेज में क्या था कि प्री टेस्ट लिया, नहीं आते वर्ड्स, देन वर्ड्स प्रेजेंट किए, कौन कौन से याद रखने हैं, ब्रेन ने प्रोसेसिंग की, याद रखा, परसीव किया, उसको जाना, अंडरस्टैंड किया, एंड फाइनली लर्निंग हो गई। तो बिहेवियरल पोटेंशियल में चेंजेस आ गए, रिलेटिवली परमानेंट थे। और इसके बाद अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए रिकिता को कि आपने जो यहाँ पर सीखा है, जो लर्निंग हुई है, उसको बताओ, उसको परफॉर्म करो, तो परफॉर्मेंस के थ्रू हम इंफर कर सकते हैं कि यहाँ लर्निंग हुई है। तो ऐसे में ये एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। यहाँ रिकॉल की स्टेज है, क्योंकि वो रिकॉल कर रही है उसने क्या सीखा है। ये स्टेज और ये स्टेज कितनी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो गई है लर्निंग की। सो अब बात करते हैं वन टाइम एक्सपीरियंसेस की। क्या ऐसे एक्सपीरियंसेस जो एक समय के लिए हो रहे हैं वो भी लर्निंग करवा सकते हैं, या हम उसको भी लर्निंग मानेंगे जबकि हम जानते हैं कि ये तो बस वन टाइम के लिए हुए हैं? हाँ, हम मानेंगे और ये भी लर्निंग कहलाएंगे, क्योंकि इसने भी बिहेवियर में चेंजेस किए हैं जो कि हो सकते हैं रिलेटिवली परमानेंट। तो अगर आप ऐसे एरिया के अराउंड जाते हो जहाँ पर फेंस लगी हुई है इलेक्ट्रिक वाली, तो यहाँ पर अगर आप उसको टच करते हो और आपको थोड़ा सा करंट लग जाता है, तो अब आप अगली बार उसको टच नहीं करोगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये वाली इन्फॉर्मेशन चली गई है कि ये चीज़ खतरनाक हो सकती है, और आपका बिहेवियर भी अब मॉडिफाई होगा। तो ऐसे में इस तरीके के एक्सपीरियंसेस भी आपको सिखाएंगे, आपके बिहेवियर में चेंजेस लेकर आ सकते हैं। ड्रग्स का इन्फ्लुएंस अगर है या फिर टायर्डनेस है, तो इसकी वजह से चेंजेस अगर आ रहे हैं तो वो लर्निंग नहीं माने जाएंगे। अब बारी आती है क्लासिकल कंडीशनिंग की। ये साइकोलॉजी के लिटरेचर में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने वाला कॉन्सेप्ट है। इसे दिया था इवान पावलोव ने, जो स्टडी कर रहे थे कि डॉग्स में डाइजेशन के पीछे क्या फिजियोलॉजी रहती है, किस तरीके से डॉग्स जो है वो सलाइवा क्रिएट करते हैं, या क्या प्रोसेसेस रहते हैं। तो ये उनका मेन फोकस था, लेकिन उन्होंने डिस्कवर किया कि लर्निंग एसोसिएशन के थ्रू कैसे होती है। तो ये एक बहुत अच्छी डिस्कवरी थी। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे फूड जो है वो मेजर आइटम है
कैसे है फूड मेजर आइटम? क्योंकि जब डॉग फूड को देखता है तो ऑटोमेटिकली उसका दिमाग कहता है मिल गया खाना, और वो क्या करता है? सलाइवा क्रिएट। अब वो ये खुद कर रहा है या ये ऑटोमेटिकली हो रहा है? ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, वो खुद कुछ नहीं क्रिएट कर रहा, ये उसका ब्रेन उसे करवा रहा है। ठीक है, सो फूड आया एंड डॉग विल सलाइवेट। अब आप ये इमेजिन करो कि अगर उसी डॉग को हम घंटी सुनाएं तो क्या वो सलाइवा प्रोड्यूस करने में कुछ कंट्रीब्यूशन देगी वो घंटी? नहीं। वो उसे अलर्ट कर सकती है, उसके कान खड़े हो सकते हैं कि ये क्या घंटी बज रही है, ओ कोई थ्रेट तो नहीं है यहाँ, वो ऐसा हो सकता है, लेकिन सलाइवा तो नहीं क्रिएट होगा। मतलब डॉग ये तो नहीं सोचेगा ना कि मैं इस घंटी को खा जाऊंगा, नहीं होगा, राइट? ध्यान में रखना है इसको आपको। सो ऐसे में घंटी जो है वो न्यूट्रल स्टिमुलस कही जाएगी, क्योंकि वो कोई एज सच डिफरेंट रिस्पॉन्स नहीं क्रिएट कर रही, जबकि फूड जिसकी वजह से सलाइवा क्रिएट हो रहा है ये कहलाया जाएगा अनकंडीशनल स्टिमुलस। कोई कंडीशन नहीं है, स्टिमुलस है क्योंकि चीज़ है ये, ठीक है। अनकंडीशनल मतलब कोई कंडीशन इसके साथ अटैच नहीं है। सलाइवा का क्रिएट होना कहलाया जाएगा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। तो अब फूड का आपको पता लग गया, फूड आएगा तो डॉग सलाइवेट करेगा क्योंकि वो रिफ्लेक्स है, वो होगा। लेकिन अगर हम फूड और बेल को ऐसे प्रेजेंट करें कि पहले बेल आएगी और फिर फूड आएगा, और इस चीज़ की रिपीटेड पेयरिंग कर दें कि बेल बजाई फूड दे दिया, बेल बजाई फूड दे दिया, तो ऐसे में फूड को देखकर डॉग का सलाइवेशन होगा क्योंकि फूड की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर है। बेल अभी भी न्यूट्रल स्टिमुलस है, लेकिन जल्दी ही बेल बन जाएगी कंडीशन स्टिमुलस। क्यों? क्योंकि जब ये वाली पेयरिंग होती रहेगी कि बेल आप बजा रहे हो और उसके बाद आप डॉग के लिए खाना दे रहे हो और वो सलाइवेट कर रहा है, बेल बजा रहे हो, खाना दे रहे हो, सलाइवेशन हो रहा है, बेल बजा रहे हो, खाना दे रहे हो, सलाइवेशन हो रहा है, तो डॉग को लग जाएगा कि बेल आती है तो खाना आता है, तो जब तक खाना आएगा भी नहीं, खाली बेल पर ही वो सलाइवेशन करने लग जाएगा, इस एक्सपेक्टेशन से कि खाना मिलेगा। तो यहाँ पर ये वाला जो स्टिमुलस पहले न्यूट्रल था, जो कोई सलाइवेशन नहीं प्रोड्यूस करता था, अब वो सलाइवेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर लर्निंग हुई है, डॉग के दिमाग में ये बैठ गया है, उसने एसोसिएट कर लिया है इन दोनों चीज़ों को। क्यों? क्योंकि इनकी जो पेयरिंग हुई है वो रिपीटेडली हुई है, ठीक है। सो अब क्या होगा? बेल बन जाएगी कंडीशन स्टिमुलस और सलाइवेशन बन जाएगा कंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक है। कंडीशन क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब कुछ सिखाया हुआ है, ये ऑटोमेटिक नहीं था। पहले सलाइवेशन क्या था? पहले वो था अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, अब क्या हो गया? कंडीशनड रिस्पॉन्स। ये था न्यूट्रल स्टिमुलस, ये अब क्या हो गया? कंडीशनड स्टिमुलस, ठीक है। तो ध्यान में रखना है इसको। इस वाले इंटरेस्टिंग से एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए अब हम पढ़ने वाले हैं कि कितनी तरीके की ये हो सकती है कंडीशनिंग। क्या स्टिमुलस को एक पर्टिकुलर तरीके से प्रेजेंट किया जाना चाहिए या एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होना चाहिए, तभी कंडीशनिंग बेहतर कहलाएगी। तो सबसे पहले आती है साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ चीज़ों का होना। तो यहाँ पर ये पर्पल बॉक्स मतलब एक ही टाइम पर दो चीज़ें प्रेजेंट की जा रही हैं। एक है बेल जो कि है कंडीशन स्टिमुलस और एक है फूड जो कि है अनकंडीशन स्टिमुलस, ठीक है। दोनों चीज़ें अगर साथ दी जाती हैं तो वो कहलाती है साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। डिलेड कंडीशनिंग में क्या होता है कि बेल बजाई जा रही है, वो बजाई जा रही है कॉन्टिन्यूसली एंड देन फूड दिया जा रहा है। तो यहाँ पर कोई टाइम गैप नहीं है, ये बजती रही एंड देन फूड दे दिया, ठीक है। यहाँ पर ब्रेक का ना होना इसको अलग बनाता है ट्रेस कंडीशनिंग से। ट्रेस में ब्रेक होता है, घंटी बजाई, फिर घंटी बजाई, थोड़ा सा ब्रेक दे दिया एंड देन फूड आ रहा है, तो टाइम गैप रहता है यहाँ पर कंडीशनड स्टिमुलस में और अनकंडीशनड स्टिमुलस में। यहाँ पर इस सारी कंडीशनिंग में ये वाला जो स्टिमुलस है वो अनकंडीशनल कहलाएगा और ये वाला जो है वो कंडीशनड स्टिमुलस कहलाएगा, ठीक है। सो डिलेड में कॉन्टिन्यूसली था, कोई टाइम गैप नहीं था। यहाँ पर टाइम गैप है तो CS पहले दिया जा रहा है, US बाद में। एंड फाइनली बैकवर्ड कंडीशनिंग, इसमें क्या कर रहे हैं?
इन्होंने तो बिल्कुल ही उल्टा कर दिया कि पहले ही फूड दे दो और घंटी बजाते रहो बाद में। तो ये तो मतलब फेल होने के चांसेस इसके काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि आप फूड ही पहले दे रहे हो। जिस चीज़ के लिए आप बेल बजा रहे थे वो ही आप प्रेजेंट कर रहे हो, और बेल पता नहीं क्यों बज रही है यहाँ पर बाद में। ठीक है, सो ये है बैकवर्ड कंडीशनिंग। बैकवर्ड वर्ड यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है इसका प्रोसीजर। अब जब हम स्टिमुलस की बात करते हैं तो स्टिमुलस कैसे हो सकते हैं? एवर्सिव। कैसे स्टिमुलस? अनकंडीशनड स्टिमुलस। तो अगर खाना है और खाना जो है वो ऐसा है कि उसका टेस्ट खराब है, वो कड़वा है, वो अच्छा नहीं है, ऐसा खाना अगर पर्सन को दे दिया जाए तो वो उसके लिए एक पनिशमेंट की तरह से होगा। ठीक है, सो एवर्सिव अनकंडीशनड स्टिमुलस वो स्टिमुलस होते हैं जो कि पर्सन के लिए नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस लिए हुए होते हैं, जबकि एपिटेटिव अनकंडीशनड स्टिमुलस जो होते हैं वो प्लीजिंग होते हैं, वो पर्सन पसंद कर सकता है, ये थोड़े पॉजिटिव से होते हैं। ठीक है, ये चांसेस बढ़ा देते हैं कि पर्सन इसको लाइक करेगा। लेकिन अगर आपको बिहेवियर चेंज करना है तो ऐसे में एवर्सिव और एपिटेटिव में अगर आप देखो तो एवर्सिव जो है वो हेल्प करता है गलत बिहेवियर छुड़वाने में। ठीक है, जबकि एपिटेटिव उतना ज़्यादा इफेक्टिवली काम नहीं कर पाता कुछ कंडीशंस में। कुछ में करता है, कुछ में नहीं कर पाता। जैसे पेनफुल इंजेक्शंस हो गए, फाउल स्मेल्स हो गई, ब्राइट लाइट्स हो गए, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हो गए, फिजिकल हार्म हो गया, फेयरफुल इमेजेस हो गई। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें नेगेटिव हैं, राइट? तो ये एवर्सिव है एक तरीके से। जबकि टेस्टी फूड, अच्छी अच्छी ड्रिंक्स, जेंटल टच, वार्म ब्लैंकेट, प्लेजेंट स्मेल्स, अफेक्शनेट हग और कंफर्ट देने वाले क्लोथ्स, ये अच्छा फील कराएंगे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब लर्निंग आप करवाना चाहते हो, पर्सन के बिहेवियर में आप कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, तो एवर्सिव अनकंडीशनड स्टिमुलस ज़्यादा हेल्प कर पाता है इफेक्टिवली, और कम ट्रायल्स में अच्छे रिजल्ट्स दे देता है एज कम्पेयर टू एपिटेटिव यूएस। ठीक है, सो नेचर ऑफ स्टिमुलस भी डिटरमाइन करते हैं कि रिस्पॉन्स किस तरीके का रहने वाला है, या होगा भी या नहीं होगा। क्योंकि अगर स्टिमुलस अच्छा नहीं है तो वो हैम्पर कर देगा उस कंडीशनिंग को। ठीक है, सो यहाँ पर आप अगर ये देखो कि कंडीशन स्टिमुलस लाउड है, ये वाली घंटी अपनी प्रेजेंस को कैसे नोन फील करवा रही है, कि कितनी मूवमेंट भी है और ये लाउडनेस दिखा रही है, तो ये इम्पैक्ट ज़्यादा करेगी, राइट, एज कम्पेयर टू CS कंडीशन स्टिमुलस जो कि उतना तेज नहीं है। तो दोनों ही कंडीशन स्टिमुलस हैं, लेकिन एक जो है वो काफ़ी ब्राइट और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू दूसरा जो कि वीक है। सो अब बारी आती है एक्सटिंक्शन की। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप उस पुअर डॉग के दिमाग में घुस जाओ जो कि सोच रहा है कि अच्छा बेल बज रही है तो खाना आएगा। मान लो कि अब उसको खाना नहीं दिया जा रहा, बेल बजाई जा रही है, तो उसे एक टाइम पर लगेगा कि ये ना मुझे पागल बना रही है, ये बेल बजाए जा रहे हैं, ये खाना नहीं दे रहे। तो ऐसे में उसका जो रिस्पॉन्स था, कैसा रिस्पॉन्स, जो कि उसने लर्न किया हुआ था, तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कंडीशनड रिस्पॉन्स की, वो डिसअपियर हो जाएगा। कंडीशनड रिस्पॉन्स था सलाइवेशन, फूड की एब्सेंस में वो वाला जो रिस्पॉन्स था सलाइवेशन का वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब डॉग को पता है कि ये मेरा पागल बना रहे हैं, इन्हें नहीं देना खाना और मैं बिना बात अपना थूक वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाली चीज़ होती है, इसे हम बोलते हैं एक्सटिंक्शन, ख़त्म होना, डिसअपियर होना। एक्सटिंक्शन में एक बात और आपको याद रखनी है, जो कि ये है कि एक्सटिंक्शन जो है हमेशा से एकदम नहीं हो जाता। कई बार डॉग जो है या पर्सन जिसने बिहेवियर सीखा है वो रेजिस्टेंस दिखा सकता है। रेजिस्टेंस मतलब कि वहाँ पर कुछ रुकावट आ सकती है डिसअपियरेंस होने में। क्या चीज़ डिसअपियर होगी? लर्न रिस्पॉन्स। तो वो रिस्पॉन्स जो होगा वो एकदम से डिसअपियर नहीं हो पाएगा, थोड़ी सी आशा वहाँ पर रहेगी कि क्या पता फूड आ जाए, तो मैं कर देता हूँ सलाइवेशन। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये रह सकता है। तो हमेशा ही ये फुली हो 100% ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो रेजिस्टेंस टू एक्सटिंक्शन भी हो सकता है, एक्सटिंक्शन भी हो सकता है। दोनों ही केसेस में हम बात करते हैं डिसअपियरेंस की, लेकिन एक में वो नहीं हो रहा इतना जल्दी, एक में वो हो रहा है। तो अब एक्सटिंक्शन के बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। यहाँ पर इसको समझने के लिए हम फिर दोबारा से एक्सटिंक्शन
पर जाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि डॉग जो कि सलाइवेट करता था क्योंकि उसको लगता था कि कंडीशन स्टिमुलस क्योंकि मिल रहा है मुझे, तो अब मुझे फूड भी मिलेगा। तो ऐसे में लर्निंग जो थी वो रिप्रेजेंट हो पाती थी, वो सलाइवेशन कर पाता था क्योंकि उसको एक्सपेक्टेशन थी कि खाना मिलेगा। तो कंडीशन स्टिमुलस की वजह से कंडीशन रिस्पॉन्स हो रहा था क्योंकि फूड दिया जा रहा था। फूड यहाँ पर है रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो बिहेवियर के होने के चांसेस बढ़ा दे, बिहेवियर को स्ट्रेंथन कर दे, पक्का बना दे, बढ़ा दे, दोबारा होने के चांसेस ज़्यादा कर दे। ठीक है, एक तरीके से रिवॉर्ड की तरह ये हो सकता है डॉग के केस में। लेकिन जब डॉग को बेल ही दी गई और खाना नहीं दिया गया, रिवॉर्ड नहीं दिया गया, तो धीरे धीरे उसने समझ लिया कि नहीं मिलेगा। लेकिन वहाँ पर एक बार जब बेल बजाई गई दोबारा से, तो उसने फिर सलाइवेट किया। इसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी, क्योंकि यहाँ पर डॉग को अभी भी आशा है कि उसको खाना मिल सकता है, या फिर वो वाला जो रिस्पॉन्स है जो उसने सीखा हुआ है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे में पूरी तरीके से एक्सटिंक्शन उसकी नहीं हुई है और ऐसे में रिकवरी के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा थे। तो री इमर्ज हुआ है कंडीशनड रिस्पॉन्स जब प्रेजेंट किया गया है कंडीशनड स्टिमुलस को। तो यहाँ पर डॉग ने सलाइवेट किया, एक बार एक्सटिंक्शन हो चुका था, लेकिन फिर दोबारा से ये रिकवरी हुई जब डॉग ने सुनी घंटी की आवाज़। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन में आप ये समझ लो कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर इवेंट में जो भी हुआ है, पर्सन ये समझ लेता है कि अगले इवेंट में भी यही होगा या उससे अगले इवेंट में भी यही होगा। तो ऐसा होता है ना कि एक चीज़ कभी आपके साथ होती है और आप सोचते हो कि अब तो आगे भी यही होना है मेरे साथ। आप ये इमेजिन करो कि आप इस वाले डॉग से डरते हो। ठीक है, ये इस तरीके का दिखता है, ये पीले कलर का डॉग है। यहाँ पर ये बस एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। ठीक है, ये वाला कलर आपको डराता है, ये वाला अपीयरेंस आपको डराता है। लेकिन अगर जनरलाइजेशन हो रहा है तो ऐसे में डॉग का होना ही आपको डरा सकता है। और अगर वो अलग अलग भी हैं, मान लो ये कलर का डिफरेंस ये वाली चीज़ दिखा रहा है कि ये डॉग्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये वाला डॉग खूंखार था तो ये वाले भी होंगे, लेकिन आप इनसे भी डरने लग जाते हो। फोबियाज जो होते हैं वो इसी वजह से बढ़ जाते हैं या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पर्सन जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता कि ये वाला डॉग जो है वो उसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी कुछ, या फिर कुछ फैक्टर्स होंगे जो कंट्रीब्यूट करेंगे इस केस में जहाँ पर ये थोड़ा खूंखार है। लेकिन इनके केस में क्या पता ऐसा ना हो, क्या पता ये छोटे हों और बच्चे हों और ना हार्म पहुँचा पाएँ। लेकिन पर्सन जो है वो जर्नलाइज कर देगा, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस को वो सब पर लगा देगा, तो इसे हम कहेंगे जनरलाइजेशन। नेक्स्ट आता है डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर पर्सन जो है वो डिफरेंस कर पाता है, जैसे वो जनरलाइजेशन में नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर वो ये सोच सकता है कि क्योंकि ये दोनों स्टिमुलस अलग अलग है तो मैं बस एक पर्टिकुलर स्टिमुलस से जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा हूँ, दूसरों से नहीं, क्योंकि ये डिफरेंट है नेचर वाइज एंड ऑल्सो देर आर सम अदर फैक्टर्स। तो यहाँ पर ये जो सेपरेशन है ना, ये इस केस में नहीं था, ये इस केस में उतना नहीं था, बिकॉज यहाँ पर ये सारे पीले पीले गोले यही दिखा रहे हैं कि यहाँ पर्सन ने एक ही इंस्टेंस को सब पर लगा दिया है। लेकिन यहाँ पर पर्पल कलर का बॉक्स डिफरेंस दिखा रहा है, और डिफरेंस मतलब डिस्क्रिमिनेशन कर पाने की एबिलिटी पर्सन में है। अब बारी आती है ऑपरेंट कंडीशनिंग की। जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ नाम जुड़ा है इवान पावलोव का, वैसे ही ऑपरेंट कंडीशनिंग के साथ नाम जुड़ा है बीएफ स्किनर का। क्लासिकल कंडीशनिंग में हमने देखा कि डॉग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। ऑपरेंट कंडीशनिंग में डॉग्स को थोड़ा साइड कर दिया गया, क्या लिया गया, रैट्स को एंड पिजन्स को, और उन पर एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में भी कंडीशनिंग हो रही है, तो यानी लर्निंग है। किस तरीके के बिहेवियर्स की लर्निंग है? यहाँ पर जो बिहेवियर्स हैं वो इंसान के अपने कंट्रोल में है। ठीक है, तो अगर पार्टिसिपेंट हमारा इंसान है या जानवर, अगर वो ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है जो उसके खुद के कंट्रोल में है और हम उस कंट्रोल
होने वाले बिहेवियर की कंडीशनिंग करते हैं तो वो कहलाती है ऑपरेंट कंडीशनिंग, और वो जो बिहेवियर है जिस पर उनका कंट्रोल है वो कहलाता है ऑपरेंट या ऑपरेंट्स। ठीक है, सो बिहेवियर को एक्वायर करने से लेकर सस्टेन और ट्रांसफॉर्म करने तक का जो ये प्रोसेस चलता है, इसमें कॉन्सिक्वेंसेस का बड़ा रोल रहता है। यानी यहाँ पर कंडीशनिंग जो भी होती है वो कॉन्सिक्वेंसेस पर बेस्ड होती है। क्लासिकल कंडीशनिंग में एसोसिएशन पर थी, डॉग पेयरिंग को समझ जाता है और उसके बेसिस पर वो सलाइवेशन करता है। यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं मेरे बिहेवियर को दिखाने पर, उसके बेसिस पर आपका बिहेवियर या तो एक्वायर होगा, सस्टेन होगा या फिर ट्रांसफॉर्म होगा, यानी मॉडिफाई या चेंज होगा। सो कॉन्सिक्वेंसेस अब यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, और ये चीज़ इम्पैक्ट डालेगी पर्सन की लर्निंग पर। अगर अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस किसी बिहेवियर के होंगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो बिहेवियर दोबारा होगा। अगर बुरे कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और पनिशमेंट मिलेगी तो पर्सन वो बिहेवियर दोबारा नहीं करेगा। अभी मैं पर्सन की बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट किए गए वो किए गए जानवरों पर, जिसमें रैट्स जो है वो मेजर पार्टिसिपेंट रहे। ठीक है, सो अब बिहेवियर, इसका ऐसा वाला बिहेवियर चूज किया गया एक्सपेरिमेंट में जिस पर इसका पूरा खुद का कंट्रोल है। तो अब इस महाशय को कैसे बॉक्स में डाला गया और क्या इनके साथ होता है वो जानते हैं। सो अब इनके लिए एक बॉक्स बनाया गया, इसको बोला गया स्किनर बॉक्स। ये स्किनर ने ही दिया है तो इसलिए उनका नाम यहाँ पर है। स्किनर बॉक्स की क्या क्या चीज़ें थी, तो यहाँ पर स्पीकर लगे हुए हैं, लाइट्स हैं, लीवर है और यहाँ पर एक फूड डिस्पेंसर है जिसपे फूड रखा हुआ है। ठीक है, और ये एक हंग्री रैट है जिसको इस डब्बे में डाला जाता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक ग्रिड है जिससे थोड़ा सा करंट लग सकता है। तो यहाँ पर जब हंग्री रैट को प्लेस किया जाता है चैम्बर में, तो वो जो है इस तरीके से बनाया हुआ है कि वहाँ पर अंदर रैट घूम तो सकता है लेकिन वो बाहर नहीं आ सकता। तो यहाँ पर अब रैट को डाला, उसने एक्सप्लोर किया, वो इधर उधर घूमा, फिर क्या होता है कि एक्सीडेंटली वो हंग्री रैट लीवर को दबा देता है। तो ये लीवर है, इसको प्रेस करते हैं जब, तो फूड आ जाता है। अब ये हुआ एक्सीडेंटली। ठीक है, हंग्री रैट ने फूड खा लिया। नेक्स्ट ट्रायल जब हुआ तो अब जैसे जैसे ट्रायल्स बढ़ते जाएंगे, अब रैट ने क्या सीख लिया कि अरे वाह, ये दबाऊंगा और खाना आ जाएगा, ये दबाऊंगा खाना आ जाएगा, ये चीज़ सीख ली। तो अब इसके लिए लीवर प्रेसिंग का बिहेवियर बन जाता है ऑपरेंट रिस्पॉन्स। कैसे? क्योंकि ये इसके खुद के कंट्रोल में है, इसे पता है मुझे ये दबाना है, ये खुद हाथ बढ़ाएगा और फिर इसको दबाएगा। तो ये खुद कंट्रोल कर रहा है, और कंट्रोल अगर है बिहेवियर पर तो वो ऑपरेंट कहलाता है। ठीक है, और ये रिस्पॉन्स है क्योंकि ये इसके लिए स्टिमुलस है, राइट। तो अब ये इसको दबाएगा तो ये वाला बिहेवियर लीवर प्रेसिंग का कहलाएगा ऑपरेंट रिस्पॉन्स, और जो ये फूड आकर गिरेगा ये होगा इसका कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, बिहेवियर हुआ और ये इसका कॉन्सिक्वेंस की सुंदर सा प्यारा सा डोनट खाने को मिल गया। तो लीवर प्रेसिंग का ये वाला बिहेवियर इसीलिए हो रहा है क्योंकि रैट को लग रहा है कि जब भी मैं ये करूँगा तो खाना आएगा। तो ऐसे में रिस्पॉन्स जो वो कर रहा है लीवर प्रेसिंग, इट इज़ इंस्ट्रूमेंटल इन गेटिंग द फूड। ये फूड को पाने के लिए ही हो रहा है, और इसीलिए ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। सो एक्सपेरिमेंट में जैसे हमें पता है कि ट्रायल्स होते हैं, तो एक ट्रायल शुरुआत का जो था उसमें यहाँ पर देर लगी, इसने काफ़ी देर बाद दबाया लीवर, एक्सीडेंटली दब गया, सीख लिया। लेकिन जैसे जैसे ट्रायल्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे ये प्रो बन जाएगा। अब ये बड़ी शातिर तरीके से फुदकता हुआ जाएगा, इसको दबाएगा खाना मिल जाएगा, फिर दबाएगा खाना मिल जाएगा, मतलब मौज मारेगा ये इस बॉक्स में बैठ के। ठीक है, सो ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग। और यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि इस तरीके की कंडीशनिंग में कॉन्सिक्वेंसेस का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, क्योंकि अगर कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पर खाना ना होते और करंट होता तो इसको पता लग जाता कि ये दबाने से करंट आता है जो मेरा सर्वाइवल ख़त्म कर सकती है, या फिर जिससे मैं डरता हूँ तो मैं ये काम नहीं करूँगा। ठीक है, तो वो चीज़
जो कि हम कह रहे हैं कॉन्सिक्वेंस है, वो डिसाइड करेगी कि बिहेवियर होगा या नहीं होगा, कितना होगा, कैसा होगा। तो कॉन्सिक्वेंसेस पर बेस्ड ये लर्निंग मानी जाती है। तो अब रीइंफोर्समेंट क्या है? रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कोई भी स्टिमुलस या इवेंट जो किसी बिहेवियर के होने की पॉसिबिलिटी बढ़ा दे। बिहेवियर कैसा? डिजायर्ड बिहेवियर, ऐसा नहीं कि गलत बिहेवियर आप बढ़ाने की सोच रहे हो। यहाँ पर ऐसा बिहेवियर होगा जो कि डिजायरेबल बिहेवियर है। तो मान लो किसी एनिमल ने डिजायर्ड रिस्पॉन्स दिया, जैसा हम चाहते थे उसने वैसा ही किया, तो अब हमने उसे रीइंफोर्समेंट दे दिया, हमने उसे कुछ ऐसा स्टिमुलस या फिर चीज़ दे दी जिससे इस डिजायर्ड रिस्पॉन्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ गई। तो ये जो हुआ है ना यहाँ पर अभी चेंज, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो बिहेवियर जो है यहाँ से स्ट्रेंथन हो रहा है। और रीइंफोर्समेंट की एक खासियत होती है कि हमेशा ये बिहेवियर को और ज़्यादा बोल्ड और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देता है, डिक्रीज नहीं करता, इंक्रीज करता है। तो ये हमेशा अप रहेगा जब भी हम रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे, ठीक है। और डिजायर्ड रिस्पॉन्स यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। रीइंफोर्समेंट में एक और चीज़ आप याद रखोगे कि जब आप पर्सन को या एनिमल को रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हो उसके बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने के लिए, तो वहाँ पर वो किस टाइप का रीइंफोर्समेंट है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो उसके लिए ऐसे आउटकम्स लेकर आ रहा है जो कि पॉजिटिव से हैं, अच्छे हैं, रिवॉर्डिंग हैं, उसे पसंद हैं, या फिर वो ऐसा रीइंफोर्समेंट है जहाँ पर किसी चीज़ का रिमूवल है, एस्केप का बिहेवियर है। इसको हम और पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन यहाँ पर मैं बता रही हूँ नेचर के बारे में। तो नेचर ऑफ रीइंफोर्समेंट मैटर करती है, क्या वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है, कितनी बार वो दिया जा रहा है। मान लो इसने ये लीवर दबाया, ये आ गया, अगली बार लीवर दबाया, ये नहीं आया, तो ये वाली चीज़ फ्रीक्वेंसी भी इन्फ्लुएंस करेगी इसका बिहेवियर, जो कि वॉलंटरली है और इसके कंट्रोल में है। उसके बाद क्वालिटी रीइंफोर्सर की कैसी है? मान लो ये इतना गंदी क्वालिटी का फूड है कि चूहा इसे सूंघता है और उसे लगता है कि ये क्या है, ये तो खाने की चीज़ ही नहीं लग रही मुझे। तो ये क्वालिटी भी मैटर करेगी। तो लास्ट चीज़ जो है वो है स्केड्यूल, कैसे दिया जा रहा है रीइंफोर्समेंट। क्या हर एक बार जब ये लीवर दबाता है तो इसको ये खाना मिल जाता है, या इसे ये बहुत ही पार्शियल तरीके से मिलता है कि कभी तो मिल जाएगा, फिर नहीं मिलेगा, फिर मिलेगा, फिर नहीं मिलेगा, इस तरीके का स्केड्यूल रहता है। तो हमने देखा कि कैसा नेचर है रीइंफोर्समेंट का, फ्रीक्वेंसी कितनी बार वो दिया जा रहा है, क्वालिटी उसकी कैसी है, हाई क्वालिटी का है, बहुत ही बुरी चीप क्वालिटी का है, या फिर स्केड्यूल कैसा है, वो कॉन्टिन्यूसली दिया जा रहा है या वो पार्शली दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर सकती हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग को। तो एक और चीज़ जो यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर सकती है ऑपरेंट कंडीशनिंग को, वो है कि पर्सन या फिर एनिमल जो रिस्पॉन्स या बिहेवियर दिखा रहा है जिसकी कंडीशनिंग हो रही है, उस बिहेवियर की नेचर कैसी है। तो एक और चीज़ या एक और फैक्टर जिसे हम बोलें जो कि इन्फ्लुएंस कर सकता है इस पूरी कंडीशनिंग के प्रोसेस को, वो है कि टाइम कितना है बिटवीन दैट पर्टिकुलर बिहेवियर, जिसे हम कह रहे थे ऑपरेंट रिस्पॉन्स, और रीइंफोर्समेंट के आने में। तो अगर मान लो इसने ये लीवर दबाया और ये रीइंफोर्समेंट बहुत ज़्यादा डिले हो गया, तो ऐसे में इसका कोई मतलब इतना रह नहीं जाएगा, ये उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, ये पुअर परफॉर्मेंस करवा देगा इसकी। जबकि अगर टाइम उतना ज़्यादा नहीं बीच में गया होगा और इसने ये दबाया और इसको मिल गया खाना, तो उसका इम्पैक्ट इसकी परफॉर्मेंस पर अच्छा पड़ेगा। सो एनिमल्स के केस में हमने देख लिया रीइंफोर्समेंट कैसे वर्क करता है। अगर हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को ह्यूमंस के केसेस में देखें, तो एक एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर किसी गर्ल ने अपना होमवर्क टाइम पर सबमिट कर दिया, तो ऐसे में टीचर के द्वारा दिया जाने वाला रिवॉर्ड उसके लिए रीइंफोर्समेंट होगा। ये उसके ऐसे बिहेवियर को इंक्रीज करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा देगा, जो कि डिज़ायर्ड है। टीचर तो चाहती है ना कि उसको होमवर्क टाइम पर मिल जाए, और ये हो रहा है, और वो अगेन चाहेगी कि अब इस लड़की ने एक दिन ऐसा किया तो ये अगले दिन फिर दोबारा ऐसा ही करे। तो ऐसे में ये रिवॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा रोल निभाएगा बिहेवियर को स्ट्रेंथन करने में।
तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो, दोनों ही बिहेवियर को बढ़ाते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी को कि फ्यूचर में वो होगा इंक्रीज करते हैं। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं पेन को भगाने वाली दवाइयों का। तो अगर एक पर्सन जो कि पेन में है क्योंकि उसके हाथ पर चोट लगी है और वो उस पेन को भगाने के लिए दवाई लेती है या बाम लगाती है या कुछ भी ऐसा करती है जिससे उसका पेन चला जाए, तो ये वाला बिहेवियर जो है वो उसके ऐसे सिचुएशन को हटा रहा है जो उसको पेन दे रही है। तो ऐसे में दवाई लेने वाला बिहेवियर जो है वो अच्छा बिहेवियर कहलाएगा, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ जा रहा है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के केस में कुछ आ रहा था, ठीक है, रिवॉर्ड मिल रहा था, यहाँ पर हेडेक जा रहा है, तो यहाँ पर ये कहलाएगा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। और ये भी इंक्रीज करेगा कि अगली बार भी अगर इसको ऐसा होता है पेन, तो ये फिर दोबारा से ये बिहेवियर करेगी। तो बिहेवियर तो स्ट्रेंथन ही होएगा, चाहे वर्ड नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर एस्केप या अवॉइडेंस रहने वाली है। तो यहाँ पर आप किसी बिहेवियर को, किसी रिस्पॉन्स को सप्रेस नहीं कर रहे हो कि दबा देते हैं नहीं होना चाहिए, बल्कि आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, अवॉइडेंस या एस्केप रिस्पॉन्स की। यहाँ पर अवॉइडेंस का रिस्पॉन्स आया कि मुझे इस पेन को अवॉइड करना है, दैट्स वाई आई नीड पेन किलर्स या फिर कुछ और ऐसा जो मेरे पेन को ख़त्म कर दे, ठीक है, या फिर एस्केप रिस्पॉन्स जहाँ पर आप भाग रहे हो किसी चीज़ से, लेकिन ये बिहेवियर इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज नहीं होगा। डिक्रीज ये कब होगा, जब हम बात करेंगे पनिशमेंट की। तो यहाँ पर ऑलरेडी बिहेवियर है, रिस्पॉन्स है। अब आप ये चीज़ नोट करो कि यहाँ पर डिज़ायरेबल नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि पनिशमेंट अगर आप दे रहे हो तो वो ऐसे बिहेवियर को दी जाती है जो कि अनडिज़ायरेबल है, जो आप नहीं चाहते दोबारा हो। तो इसकी इंटेंसिटी को डिक्रीज करने के लिए आप क्या करोगे, पनिशमेंट दोगे, ताकि वो वाला जो रिस्पॉन्स है जिससे आप पीछा छुड़ाना चाहते हो वो डिक्रीज हो जाए। तो पनिशमेंट किसी भी बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी को डिक्रीज करती है कि फ्यूचर में ये नहीं होगा। टीचर डांट लगा देती है, जैसे अगर मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ और मेरे पास बच्चे आते हैं और मैं उनको बोलती हूँ होमवर्क करके लाना है एंड दे आर लाइक नॉट सीरियस, सो आई विल स्कोल्ड ऑब्वियसली, ठीक है, कि अगली बार नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट देम टू बिहेव इन दिस वे इन माई क्लास। तो वहाँ पर मैं उनके इस रिस्पॉन्स को जो कि अनडिसाइडेबल है डिक्रीज करना चाहूँगी और मैं पनिशमेंट का यूज़ करूँगी। सो यहाँ पर पनिशमेंट किस तरीके की है वो भी डिटरमाइन करता है कि रिस्पॉन्स कितना अच्छा डिक्रीज होगा। अगर पनिशमेंट किसी काम की नहीं है, बहुत ही डिलेड पनिशमेंट है कि 10 दिन पहले कुछ बात हुई और उसकी पनिशमेंट आज दी जा रही है और वो भी बहुत कम, तो ऐसे में पर्सन उतना अच्छे से ये नहीं समझ पाएगा कि ये पनिशमेंट मेरे लिए मैटर करती है और ये किसी चीज़ के लिए की जा रही है। लेकिन पनिशमेंट परमानेंटली किसी बिहेवियर को नहीं हटाती, ये सप्रेस कर देती है, बिहेवियर को नहीं होने देती, डिक्रीज कर देती है उसकी इंटेंसिटी को। और जितनी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होगी उतना ज़्यादा लास्टिंग सप्रेशन का इफेक्ट देखा जाएगा, लेकिन वो भी परमानेंट नहीं होता। ऐसा हो सकता है कि पर्सन दोबारा से वो बिहेवियर करने लग जाए जिसके लिए उसे पनिशमेंट मिली है और उसके लिए फिर अगेन वो पनिशमेंट रिक्वायर्ड हो, ठीक है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि पनिशमेंट का कोई इम्पैक्ट ही नहीं हो रहा होता, चाहे कितना भी उसकी इंटेंसिटी रख लो। तो ये वाली पॉसिबिलिटीज़ भी जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट की बात हम पहले कर चुके हैं, यहाँ पर हम फिर दोबारा से इसको दोहराएंगे। क्यों, क्योंकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में रीइंफोर्समेंट और उसके स्केड्यूल पर क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ऐसे में मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ पर इसको भूलो या गलत कर आओ। कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट में आप हर बार जब भी डिज़ायर्ड बिहेवियर होता है उसको रीइंफोर्स करते हो। तो यहाँ पर एक भी इवेंट ऐसा नहीं है जहाँ पर आप नहीं रीइंफोर्समेंट दे रहे, सब में टमाटर मिल रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि ये रिवॉर्ड है, ये रीइंफोर्समेंट है। जब पर्सन ने पहली बार डिज़ायर्ड बिहेवियर किया तो उसको रिवॉर्ड दिया गया, दूसरी बार डिज़ायर्ड बिहेवियर किया तो उसको फिर दोबारा से रिवॉर्ड दिया गया, तीसरी बार भी, चौथी बार भी। और ये सब किया जा रहा है ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके डिज़ायर्ड बिहेवियर को, कि वो दोबारा से हो, उसकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज की जाए। क्योंकि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो या नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, हमेशा ही प्रोबेबिलिटी इंक्रीज ही होगी। पार्शियल रीइंफोर्समेंट जिसे हम बोल सकते हैं इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट
का स्केड्यूल, इसमें क्या होता है, हर बिहेवियर को रीइंफोर्स ना करके आप ओकेजनली करते हो। सो यहाँ पर एक बिहेवियर को रीइंफोर्स किया गया होगा, देन फिर नहीं किया गया, फिर किया गया, फिर नहीं किया गया, फिर किया गया। तो यहाँ पर जो कॉन्टिन्यूटी थी वो नहीं रह जाती, और ये वाले जो रीइंफोर्समेंट है ना, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं और ये ग्रेटर रेजिस्टेंस दिखाते हैं एक्सटिंक्शन को लेकर, कि एक्सटिंक्शन नहीं होगा, क्योंकि हर बार जब भी पर्सन डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स दे रहा है और आप उसको रीइंफोर्स करे जा रहे हो, तो उसको ये हो जाएगा कि मुझे तो ये मिल ही जाएगा रीइंफोर्समेंट, जबकि ओकेजनली में वहाँ पर एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहेगी। तो ऐसे में पर्सन इस होप से भी बिहेवियर को कर सकता है कि क्या पता मिल जाए, क्या पता ना मिले, क्या पता अगली बार मिल जाए। तो ये ज़्यादा बेहतर होते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट की क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो ऐसे में डिले होना रीइंफोर्समेंट का किसी पर्सन के बिहेवियर की परफॉर्मेंस में भी रुकावट डाल सकता है, उसको पुअर बना सकता है। तो अगर स्मॉलर रिवॉर्ड दिए जाएं इमीडिएटली जब बिहेवियर हुआ है, तो वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इंसान के पास ये वाली इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कि मैंने ये वाला बिहेवियर किया और उसके लिए मुझे ये मिल रहा है। लेकिन अगर टाइम मान लो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है कि आपने कोई बिहेवियर किया 5 घंटे पहले और 5 घंटे बाद आपको वो रिवॉर्ड मिल रहा है, तो उसमें उस रिवॉर्ड की, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, वो कीमत उतनी नहीं रह जाएगी। सो डिले होना रीइंफोर्समेंट का भी परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सेकंड पार्ट भी इंटरेस्टिंग होगा, सो स्टे ट्यून्ड। बाय।